नमस्कार। इस समय में लॉकडाउन में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की किस प्रकार से हालत बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट ये जो बिजनेस है क्या हो रहा है, आखिरकार ये बिजनेस कितना फल फूल रहा है या फिर इस बिजनेस को लेकर आखिरकार हो क्या रहा है, जिसके चलते ट्रक मालिक हो या ड्राइवर हो इनको कई दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है। क्या परिवहन विभाग के मंत्री हो या फिर केंद्र सरकार क्या इन्हें पूरी तरह से मदद कर रही है, नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम इनमें है, ये आज बात करने के लिए हमारे दो पैनलिस्ट, दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश अग्रवाल साहब। रमेश अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे दूसरे मेहमान मुंबई से महेंद्र आर्य साहब भी जुड़ चुके हैं। आर्य साहब नमस्ते। नमस्ते। दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे दो मेहमान इस समय में जो मौजूद है, रमेश अग्रवाल जी दिल्ली से और मुंबई से है महेंद्र आर्य साहब। मैं दोनों के बारे में पहले ये बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अग्रवाल साहब के बारे में कुछ इनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार देना चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब आप पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड के ओनर हो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हो। ये आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है जो हम सभी को काफी परिचित है और इस कार्यक्रम के जरिए और भी लोगों को आपका जो परिचय था वो इस प्रकार का हो चुका है। महेंद्र आर्य साहब की यदि मैं बात करूं जो मुंबई से जुड़ चुके हैं, आर्य साहब आप नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में हो और परिवहन प्रगति ये जो मंथली मैगजीन जो आता है वो ऑफ AITWA इस प्रकार का ये जो परिवहन प्रगति मैगजीन है ये भी आप चलाते हो। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ मेरे पहले मेहमान से रमेश अग्रवाल साहब। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, सही बताइए कि इतने वर्षों के बाद भी क्या आज ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय जो है उनमें कुछ सुधार आया है कि परिस्थिति जो की तो बनी हुई है? क्या कहना चाहोगे आप? दीदी, हम 1947 से लें और आज 2020 तक तो वो और आज का जमाना यदि हम देखें तो रात दिन का अंतर है। कभी ट्रक ऐसे होते थे कि नेशनल परमिट लेने के लिए हमारे को 7 साल तक क्यों लगना पड़ता था। एक एस मॉडल गाड़ी होती थी, उसमें पानी डाल कर गर्म होती थी, लेके जाते थे, फिर धक्का मारते थे, फिर बैटरी स्टार्ट नहीं होती थी। आज का जीवन ड्राइवर का वो पावर स्टीयरिंग वो सारी सुविधाएं वो रात दिन का चेंज है। ये तो हमारी व्यवस्था है उस टाइम की, आज की यदि हम गाड़ी के हिसाब से बात करें। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी है जो बदलाव में नहीं आई। जो पहले जमाने में करप्शन था वो रुपए में पैसे में होता था, अब थोड़ा सा हजारों में हो गया। पहले कभी बंगाल में 25 पैसे देकर गाड़ी निकाल लिया करते लोग, अब वो हजारों में हो गया। परिवर्तन थोड़ा सा ये जरूर दिखाई दिया। तीसरा, कभी भी परिवहन को अपने आप में एक जो आज से हम 25-30 साल पहले की बात करें तो एक अलग से दर्जा था कि लोगों के दिल में ये था कि परिवहन ही एक रक्तचाप है देश की। अब लोगों ने इसको इजी मान लिया, टेक इट ग्रांटेड मान लिया। रक्तचाप है या नहीं है पता नहीं, मगर परिवहन को तो चलना है। तो कुछ ये चीज मैं जरूर महसूस कर रहा हूँ। पहले में लॉकडाउन की पीरियड की जब आप बात करेंगे तो उसमें क्या चेंज आया वो मैं जैसे आपको इतने पूछेंगे तो मतलब बिल्कुल मैं उस चेंज की तरफ आने वाला हूँ। लेकिन मैं अब हमारे जो दूसरे मेहमान जुड़ चुके हैं रमेश अग्रवाल साहब, मैं आपके पास रमेश अग्रवाल साहब के पास पहुंच चुका था मैं। अब मैं महेंद्र आर्य साहब के पास जाना चाहता हूँ जो कि मुंबई से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्य साहब, आपकी इसके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया है? जिस प्रकार से रमेश अग्रवाल साहब ने कुछ संक्षिप्त में जो बातें बताई है, आपका क्या तजुर्बा रहा है इस बातों को? देखिए, तजुर्बा कुल मिलाकर के उसी लाइन पर ही है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतने इस अंतराल में बहुत बदला है। खास करके जब ये अटल बिहारी जी की सरकार आई थी उस समय उन्होंने जो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की परिकल्पना की और पूरे देश में इतने बड़े विशाल हाईवेज बना के दिए, तो जो देश की कनेक्टिविटी उससे बढ़ी वो बहुत एक जबरदस्त परिवर्तन है। उसमें काम बढ़े, आगे से आगे बढ़ता ही रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ये हाईवेज बनना बंद नहीं हुआ और आज भी बनते जा रहे हैं। तो किसी भी देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए हाईवे मजबूत होने जरूरी है। उसके ऊपर में जो परिवहन व्यवस्था है या सप्लाई चेन है वो पूरी मजबूत होनी जरूरी है। उसके अंदर में निश्चित रूप से मजबूती आई है।
चाहे गाड़ियां हो, चाहे व्यवसाय हो। लेकिन जो सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को जो महत्व दिया जाना चाहिए था, वो महत्व दिया नहीं गया है। इसे एक कुछ हद तक मैं अगर सीधा शब्द यूज करूं तो उपेक्षित वे में इसको चलाया गया है। आज भी उपेक्षा ही हो रही। इसकी क्या वजह हो सकती है अग्रवाल साहब? जिस प्रकार से महेंद्र आर्य साहब ने काफी अच्छी बात कही है कि उपेक्षित रखा गया है। उपेक्षित रखना ये बहुत ही बड़ी एक तौहीन का ही एक सेकंड पार्ट होता है। डायरेक्ट में तौहीन करना या इनडायरेक्ट में इस प्रकार के कामकाज करना, तो ये जो उपेक्षित रखा है, क्या आपको लगता है कि सही मायने में आज ट्रक की जो व्यवसायी है, जो लोग है, जो कामकाज कर रहे हैं, सरकार की ओर से अनदेखी उनके ऊपर में हो रही है, या ये कहे कि वो उपेक्षित है? देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो है मोच, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। जी जी। तो मैं यदि एक उस मिनिस्ट्री के हिसाब से देखूं कि जैसे कि एक वाक्य पढ़ रहा था मैं, माननीय नितिन गडकरी जी के ऑफिस में बैठा हुआ था रिसेप्शन में, वो लिखा हुआ था कि अमेरिका इसलिए उन्नति पे नहीं है कि उसके हाईवे बढ़िया है, वो उन्नति पे इसलिए है कि उसके मतलब उन्नति के लिए हाईवे बढ़िया है तो आज उन्नति पे है। मतलब उन्होंने हाईवे पे बड़ा जोर दिया था कि आज अमेरिका की पहचान जब बढ़िया है कि उसके हाईवे बहुत बढ़िया है। तो उसी के कड़ी के अंदर हमारी सरकार ने बहुत काम करना शुरू किया। जैसे महेंद्र जी ने कहा कि आज कभी सिंगल लाइन होती थी, आज 6 लाइन 8 लाइन के रोड है, रोडों पे गाड़ियां दौड़ रही है, बहुत बढ़िया है। उस सेक्टर को सरकार ने बहुत ही प्राथमिकता दी और हाईवे बहुत बढ़िया बन गए, उस एंगल पे हम कहे थे। मगर उसके बाद जो हाईवे के ऊपर चलने वाले जो ट्रकर्स हैं जी, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित रह गए। शायद वो फेज 2 में सरकार ने सोचा होगा पहले हाईवे बना लो, उनकी दशा सुधार दो, उसके बाद ट्रक वालों की उनकी सोच करेंगे, उनकी सूझबूझ लेंगे, उनके बाद उनका पूछना होगा। कहीं ना कहीं हम नंबर 2 में सेकंड फेज में बैठे होंगे, उस सेकंड फेज का कब शुरुआत होगा, कब ओपनिंग होगी, हम उसी इंतजार में बैठे हैं। मगर उसको हम कहें कि आज उपेक्षित है, वो भी बात आज यहाँ पर पूरी हो रही है, या ये सोचते कि उपेक्षित नहीं है, हमारे को अभी शायद नंबर हमारा नहीं आया, वो बात भी हम सोच सकते हैं। तो ये दोनों से पहलू बनते हैं। बिल्कुल, उपेक्षित किस तरह से हो चुके हैं इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी रमेश अग्रवाल साहब आपने दी। मैं महेंद्र जी आपके पास आना चाहता आर्य साहब, ये बताए कि जिस तरह से हाईवे तो काफी बढ़िया बन चुके हैं और 8 लाइन तक बन चुके हैं, लेकिन क्या महज सिर्फ हाईवे बनने से ये जो कारोबार है इसकी ये प्रोग्रेस हो पाएगा, या इसके लिए सरकार की कुछ अपनी आइडियोलॉजी या सरकार का कुछ अपना ऐसा मन बनेगा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उनके पास कुछ प्रोग्रामिंग दिखाई देते क्या? देखिए, सरकार का मन बढ़ावा देने का तो है, इसमें तो दो राय नहीं है। नहीं तो ये हाईवे पर बनाने पर इतना जोर नहीं दिया जाता जी। हाईवे बना करके उन्होंने व्यवस्था तो अच्छी पैदा कर दी, लेकिन जो कारण इस उद्योग को पीछे ले जाते हैं उन कारणों पर ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। सबसे बड़ा कारण मैं अगर कहूँ तो हाईवे पर करप्शन है। अब जितने स्टेट्स के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ करप्शन है, बिना किसी कानून के, बिना किसी मतलब के हर गाड़ी वाले से रोक करके पैसे वसूले जाते हैं, और वो इतनी बड़ी संख्या में वो वसूली होती है पूरे देश में कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि देश की सरकार को इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि ये इतना खुलेआम है कि आज छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार करने वालों के यहाँ रेड हो जाती है, उनके यहाँ पर वो कैमरा लेकर के छुपा के पहुंच जाते हैं, सब कुछ होते हैं, तो खुलेआम हाईवे पर होता है। महेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा सरकार को दिखाई देता तो सरकार को जो पूरा ज्ञात है उसके बारे में तमाम जानकारियां उनके पास है, फिर आंखें मूंद कर बैठने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उनकी भी लिप्तता है क्या इस करप्शन में? देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि हम खुद तो जानते नहीं कि कहाँ है, लेकिन जो नजर आता है वो तो यही आता है कि हर हाईवे पर करोड़ों रुपए का कलेक्शन चालू है। कहाँ जाता है, कहाँ तक जाता है, किसके पास जाता है, ये पता करना हमारा काम नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, ये प्रश्न आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हाईवे की जब बात आती है, अपने चेक पोस्ट की हो या आरटीओ की
की हो, तो ये जो सरकार की जो विभाग जो होते हैं उनसे जुड़े हुए ये मामले होते हैं, फिर टेंडर निकालना, उनका प्रोसेसिंग करना, किसे देना है किसे नहीं देना है, ये एक पार्ट होता है। ऐसे में जो लोग इस तरह से जो डकैत उनको कहते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के हमारे साथ मालिक लोग आए थे जब इस प्रोग्राम के जरिए पिछले समय में, उन्होंने डकैत लूट करने वाले ऐसे कहा गया था। और करप्शन ये बिना किसी कानून के तहत नहीं हो रहा, कानून का बोले तो कानून तो होता ही है, पर इलीगल तरीके से जिस प्रकार से जो पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन जो लोगों का होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे ये कारोबार जो है किस रिदम में चल रहा है? निश्चित रूप से देखिए ये कारण है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि ये संपूर्ण कारण है। ये कारण है, उससे उद्योग का मनोबल गिरता है। वो आदमी जो ट्रक ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, वो एक मेहनत कश आदमी होता है। वो अपना घर बार गांव छोड़ करके एक ट्रक लेकर के जब सड़कों पर निकल जाता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि मैं शान से अपना ट्रक चलाऊं, जो मेरे मालिक ने माल दिया उसे मैं समय पर पहुंचाऊं, बिना किसी तकलीफ पाए हुए मैं पहुंच जाऊं। ऐसे व्यक्ति को जब रास्ते में रोका जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, पैसे नहीं देने पर गाली गलौज होती है, कई जगहों पर मारपीट भी होती है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस व्यापार का एक मनोबल गिराने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। नहीं, सरकार को व्यापार गिराने से क्या फायदा होगा, ये भी एक बात सवाल जो है जहन में आता है, क्योंकि सरकार को ये नहीं चाहेंगे कि व्यापार गिराना चाहिए, क्योंकि व्यापार गिरने से तो सरकार का ही नुकसान होगा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला ये जो ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है, ये पूरे विश्व में काफी मशहूर है। इसी के बदौलत इकोनॉमिकली जो चलता है, सिस्टम जो चलता है, इन्हीं के बदौलत चलता है, क्योंकि माल की ढुलाई, माल लाना ले जाना इस स्थान से अगले राज्यों में, ये जो तमाम बातें ट्रांसपोर्ट के बदौलत चलता है। ऐसे में सरकार को अगर पैसे होते तो सरकार ये क्यों सोचे कि इस तरह का कामकाज नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, दोनों से है, आप मुझे हर कोई, जैसे अग्रवाल साहब है, आर्य साहब है, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा बारी बारी। सबसे पहले अग्रवाल साहब के पास आऊंगा। अग्रवाल साहब, अभी ये बताइए कि इस क्षेत्र को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके मेरे को 2 रीजन बताइए आप, और 2 रीजन बाद में मैं आर्य साहब से लूंगा। अग्रवाल साहब, 2 रीजन बताइए कि इस क्षेत्र को क्यों महत्व नहीं दिया जा रहा है। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आज के जो युग में एक जो राजनीति है वो निर्भर करती है वोटों के ऊपर। जिसके पास वोटों की संख्या है, वहां जैसे किसानों के पास वोटों की संख्या है तो हर आदमी किसान के पास आता है, मजदूरों के पास आता है। और इसी तरह हमारे हिंदुस्तान के अंदर यदि मैं मानता हूं कि 1 करोड़ ड्राइवर है, संख्या तो हमारी 1 करोड़ की है, सभी को वोटिंग अधिकार है, पर उन्होंने आज तक अपना वोट डाला नहीं। अधिकार है पर अधिकार से वो वंचित है, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो मेरे पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर, यदि मेरे हरियाणा में वोटिंग हो रही होगी, वो गुवाहाटी में किसी पेड़ के नीचे अपनी खाना बनाते पाएंगे, कोई केरला में पाएंगे, कोई जम्मू में पाएंगे। उन्होंने बेचारे ने कभी आज तक जिंदगी में उसको इंटरव्यू लोगे आप तो पाएगा जी वोट, हाँ जी वोट तो बना, मगर जी हम वोट डाल नहीं पाते, क्योंकि उनको कभी भी वो वोटिंग का अधिकार होने के बाद भी वो वंचित है। तो पूरे राजनेताओं को ये मालूम है कि जो ट्रक मालिक है और ट्रक वाले हैं वो कभी वोट नहीं डाल सकते, तो उनको जब वोट ही नहीं डाल सकते, वो वोट ही नहीं देंगे, तो उनको खुश करे ना करे कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे को इसके अंदर एक वोटिंग अधिकार हो, ई वोटिंग हो, ताकि हम किसी क्षेत्र में कहीं भी बैठे हो, जब हमारे पास 1 करोड़ वोट की संख्या होगी तो हमारे पास हर मंत्री हर संतरी आएगा, बताओ जी क्या दुख है, क्या तकलीफ है। एक तो वो वोटिंग अधिकार से वंचित है, जिसके कारण हम अपना प्रभाव नहीं जमा पाते। दूसरा ये कारण है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र जो है उसके अंदर एक ऐसा कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है कि हम अपना दुख सुख कहीं रो सके। एक मैं सुझाव बहुत पहले लिखकर भेजा था भारत सरकार के पास में, इवन माननीय मंत्री अपने प्रधानमंत्री जी के पास में, हालांकि चिट्ठी भी मेरे पास उनकी आई थी कि इसको हम कहीं ना कहीं आपकी चीज सुनी और हम कहीं ना कहीं इसके बारे में सोच करेंगे। वो ये था कि आप कहते हो कि जो सरकार के अधिकारी होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट। ये तो हम बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक का सर्वेंट। यदि संजय जी मान लो आपके नीचे 2-3 काम करने वाले हैं और वो आपके सर्वेंट है, आपके नीचे काम करते हैं, तो आप यदि उस 12 महीने होने के बाद उनका अप्रेजल दोगे, आपका अधिकार है अप्रेजल देना,
ABCD XYZ, ये अच्छा किया तो आपको स्टार देंगे, खराब किया तो आप उसको B की रेटिंग देंगे, और खराब किया तो C की रेटिंग देंगे। तो आपको अधिकार है, और उस अधिकार से, जैसे मैं मिलिट्री में था तो हमारे कमांडर को अधिकार होता था, अच्छा करता तो मेरे को स्टार देते थे, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार A स्टार माइनस। तो इसी तरह पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक के हैं, मैं पब्लिक हूँ, आप पब्लिक है, और आज तक हमारे सर्वेंट को हमारे से किसी ने नहीं पूछा कि फला का इंक्रीमेंट होने जा रहा है, फला को 3 स्टार से 4 स्टार देने जा, एक यहाँ कंधे से यहाँ पर हम उसको एक प्रमोशन देने जा रहे हैं, बताओ आपकी क्या राय है। पब्लिक सर्वेंट, इनकी पब्लिक से कोई राय नहीं पूछा जाता, पर उनके अप्रेजल हो जाते हैं। तो हमने एक सुझाव दिया था सरकार को कि जितनी भी चेक पोस्ट है आरटीओ की, उस चेक पोस्ट के बाद 100 मीटर दूर जो ही ट्रक निकलता है, वो ट्रक निकलने से पहले 3 बटन लगाए जाए, एक हरा, एक पीला और एक लाल। वो मेरे को अधिकार है कि उसमें पहले आएगा कि आपका इस चेक पोस्ट पे इतने बजे निकले हैं, ये अधिकारी बैठे हैं, मैं टिक कर दूंगा यस थे। फिर दूसरा, इस अधिकारी ने यदि आपके साथ 0 करप्शन किया हो, हरा दबा दो, थोड़ा मोटा लिया हो, पीला दबा दो, लूटा हो तो लाल दबा दो, बिना दबाए आपका गेट नहीं खुलेगा, एक तो दबाना ही पड़ेगा। तो मेरे को जो मन में है, क्योंकि पीछे मेरे से उसने खूब पैसा लूटा है, तो मैं लाल दबाऊंगा, तो मैंने लाल दबा दिया, गेट खुल गया, मैं चला गया। ये बटन का जो डाटा है, ये कोई TCS, टाटा कंसल्टेंसी, या कोई बहुत बड़ी कंपनी, अंबानी की कंपनी, या कोई भारत की सरकार की ऐसी इंडिपेंडेंट कंपनी, उसमें डाटा इकट्ठा हो, और डाटा इकट्ठा होने के बाद उसके बाद मालूम हो मिस्टर XYZ जो अफसर था, वो अफसर को कितने लाल मिले, कितने हरे मिले, कितने पीले मिले, और यदि लाल मिले उसका सस्पेंड हो जाए, उसको सर्विस से निकाल दे, उसका सब कुछ खत्म हो जाए, हरे मिले तो 2 प्रमोशन हो जाए। तो जनता के हाथ में ये फैसला जब तक नहीं दोगे तो ये लोग ऐसा ही रहेंगे। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। आप जैसे चैनल बिल्कुल इजी साधन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं अग्रवाल साहब एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जो सुझाव दिया वो तो बिल्कुल होना ही चाहिए, उस प्रकार कोई दोहरा नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो टेक्निकली जो चीजें रहती है, इसके अंदर में कई ऐसे बदल भी किए जाते हैं, क्योंकि इसको जो बनाने वाले जो लोग होते हैं वो काफी दिमाग वाले होते हैं। अगर ईवीएम ऐसा नहीं होता तो ईवीएम में कहीं वोट कोई करता है और चाहता कहीं और है, इसका ऐसा नहीं हो सकता कि हरा हरा पीला या लाल में अगर कोई अपना प्रतिक्रिया देता है, बटन दबाता है अधिकारी के बारे में, भले ही वो डाटा जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि उसको वहां पे कोई अलग चीज या कुछ और टेक्निकली बातें जोड़ के उसको चेक करके उस अधिकारी को एकदम साफ सुथरा, जो भ्रष्टाचारी होगा उसको साफ सुथरा बताया जाएगा, और जो सही में साफ सुथरा है उसे भ्रष्टाचारी बताया जाएगा। तो ये दिक्कत नहीं आ सकती। संजय जी, आपने सुना होगा ROC, जो कंपनी अफेयर जितनी कंपनियां बनती थी हिंदुस्तान की, जब तक ROC गवर्नमेंट के अंडर में थी, वहां आप आज 1 साल का पेपर बदलकर दूसरे साल कर लो, 5वीं साल का पेपर बदलकर आज कर लो, ऐसा वहां चलता था। और 1947 से लेकर 5 साल पहले तक चला। जब TCS ने उसको कॉन्टेक्ट लिया, ठेका लिया टाटा कंसल्टेंसी ने, उसके बाद आपके 2:40 का पेपर वो चढ़ गया तो चढ़ गया। नो वन हैज पावर टू चेंज इट। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट TCS को दे दिया जाए या किसी इन्फोसिस को दे दिया जाए, इन अधिकारियों के पसीना आ जाएगा, ये लाइन चेंज नहीं कर सकते। जो होगा वो होगा। वो अकाउंटेबल कौन बनेगा? टाटा TCS बनेगी, ये अधिकारी नहीं बनेगा। उसके जब लाल है तो लाल ही दिया जाएगा। और मेरे हिंदुस्तान के जो ड्राइवर है आज तक वो महसूस करते हैं ठगा हुआ, वो महसूस करते हैं कि वो आज हमेशा रोड पे चलते हुए हैं। जिस मतलब मैं एक ड्राइवर का इंटरव्यू ले रहा था, आप रो पड़ोगे। तो ड्राइवर ने कहा कि सर, जिस आदमी को आपने 25 लाख की गाड़ी, 25 लाख का माल, 50 लाख का सामान देकर भेज रहे हो, मेरी इतनी बड़ी औकात है। और दूसरी जगह पर एक जो होमगार्ड या जो बैठा हुआ है, जिसको बनिया 50 रुपए का सिगरेट का पैकेट उधारा नहीं देता, वो 50 रुपए की उसकी औकात नहीं है, वो आदमी 50 लाख रुपए वाले को गला पकड़ के नीचे उतारता है। और जब मैं कहता हूँ कि मैं कोई अपराधी हूँ, बोला जी दिल करता है कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। आज मेरा अपराध है कि ड्राइवर बनना। 50 लाख की वाले को 50 रुपए वाले की हैसियत वाला उतारता है तो उसकी रोती आत्मा। तो यदि उसकी आत्मा को दोबारा जगाना है, उसको दोबारा वापिस उसका खोया हुआ दर्जा वापिस दिवाना है, सम्मान वापिस दिवाना है,
तो उनको अधिकार देना पड़ेगा। उनको अधिकार कोई पैसा नहीं चाहिए, उनको केवल 3 बटन का अधिकार दे दो, हरा, पीला, लाल। यदि वो अधिकार हो गया, हिंदुस्तान का जो 5.2% जीडीपी है आज हमारे परिवहन विभाग से, वो देख लेना, ऐसी प्रफुल्लित होगी। और हिंदुस्तान के 1 करोड़ ड्राइवर्स, उसके बाद उसका बाप भी बनेगा ड्राइवर, उसका बेटा भी ड्राइवर बनेगा। और आज कहते हैं कि ड्राइवरों की कोई कमी नहीं होगी, उनको केवल एक छोटा सा 3 बटन दबाने का अधिकार मिल जाए चेक पोस्ट के ऊपर। फिर देखना क्या होता है, करप्टेड जो देश की धरती से दूर भागेंगे, नजदीक नहीं आएंगे। उसको मालूम है कि ये मेरा, इनका एक बटन मेरी नौकरी खा सकता है। बिल्कुल, काफी अच्छी आपने जानकारी दी अग्रवाल साहब। यदि इस प्रकार की जो बातें होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सबको जस्टिस होगा, सबके साथ जस्टिस होगा, न्याय उन्हें मिलेगा। और जो करप्टेड जो अधिकारी है, जो करप्शन करते बड़े पैमाने पे, वो सबके सामने में आ जाएंगे। मगर ऐसा होना एक बोले तो बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन हो सकता है, तो पॉसिबल हो सकता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही हम सबकी बात है और बखूबी के साथ इसको कर सकते हैं। मैं आर्य साहब के पास आना चाहूंगा। आर्य साहब, जिस प्रकार से काफी अच्छा सुझाव रमेश अग्रवाल साहब ने दिया है, क्या आप उनकी बातों से सहमत हो या आपके भी कुछ सुझाव है? नहीं, उनकी बातों से तो मैं हमेशा ही सहमत होता हूँ, क्योंकि वो हमारे ट्रेड के एक बहुत बड़े विचारक है, चिंतक है। और जो भी वो बातें करते हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण होती है, हम सबके लिए। लेकिन जहाँ तक मेरे सुझावों का सवाल है, वहाँ पर ये है कि हमें जो दर्जा हम एक सिपाही को देते हैं, आज फौज में एक सिपाही भर्ती होता है, देश के लिए जाके लड़ता है, देश की सुरक्षा करता है, उसका कितना बड़ा सम्मान है। उसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसे सैल्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आपका सिपाही जब भी आपके सामने आए तो उसका आप सम्मान कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे ड्राइवर हैं, ये भी हमारे सिपाही हैं, ये हाईवे के सिपाही हैं। अगर हमारा जो सोल्जर है वो देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए लड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ड्राइवर ना हो तो इस देश में क्या कुछ भी संभव है? कोई उद्योग संभव है, कोई आपकी खेती बाड़ी संभव है, कोई माइनिंग संभव है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप जो भी नाम लीजिए, जो भी वस्तु के रूप में है, उसको अपनी जगह से मूव करना पड़ेगा। और उसको मूव करने वाला वो व्यक्ति होता है ड्राइवर। उस व्यक्ति को आप सम्मान नहीं देना चाहते। आज इतनी कोरोना का पीरियड में आप देखिए, देश के अंदर में ये जो लोगों के खाद्य पदार्थ हैं, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल में लगने वाली सारी व्यवस्था है, सब कुछ पूरी तरह से उपलब्ध रही। किसने कराई? वो ड्राइवर्स ने कराई। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में आपको कहीं ड्राइवर नजर आया कि किसी ने उसकी प्रशंसा की हो, किसी ने उसके लिए भी 2 शब्द ये कहे हो कि भाई आप भी कोरोना वॉरियर्स हो। आप जैसे सरकार ने इंश्योरेंस की व्यवस्था की, जो लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। अब जब सरकार एक तरफ एक आह्वान कर रही है कि हर आदमी को घर पे रहना चाहिए, बाहर आएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है और ये कोरोना का जो वायरस है फैला हुआ है, ऐसी हालत में ड्राइवर को उनका क्या संदेश था कि आपको घर पे रहना चाहिए कि बाहर आना चाहिए? उनके बाहर आने से ही देश चला है। अगर वो बाहर नहीं होते तो सारा का सारा ये देश रुक जाता। उनके लिए सरकार की तरफ से कहीं 2 शब्द का कोई आया नहीं, ना कोई आश्वासन, न उनके लिए कोई इंश्योरेंस, न कुछ। तो ये क्या है? ये उपेक्षा नहीं तो क्या है? उपेक्षा इसे ही कहते हैं। कोई किसी से भीख नहीं मांगता। आज ड्राइवर है, वो भी एक बहुत हाई मॉरल का आदमी होता है। उसका एक परिवार होता है जिसे वो पीछे छोड़ करके घर से बाहर महीने में 20 दिन 15 दिन घूमता रहता है। सड़कों पर खाना खाता है, सड़कों पर सोता है। कोई शौच की व्यवस्था नहीं है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। जिसका मन में आता है उसको गालियां दे देता है, जिसका मन में आता है उसको 2 हाथ लगा देता है। और उसे क्या मिलता है? हमारे कुछ हद तक मैं कहूँगा कि हमारे मीडिया में भी उसको इज्जत के नाम पर ये होता है कि ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चलाता है। अरे साहब, शराब पी के गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आदमी मूर्ख है क्या? उसे अपने प्राणों से प्यार नहीं है, उसका परिवार नहीं है। तो एक इमेज पेंट कर दी गई है, गलत ठिकानों पर जाता है, गलत ठिकानों पर जाता है, ये है वो है। तो ड्राइवर के नाम से एक नेगेटिविटी को पूरे देश के अंदर में पेंट किया हुआ है। आम आदमी उससे जुड़ ही नहीं पाता। जैसे सैनिक से जुड़ सकता है, वैसे ड्राइवर से नहीं जुड़ पाता। जब तक हम ड्राइवर का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हमारी, देखिए, ये जो सप्लाई चेन है ये कभी अच्छी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के मुकाबले में हम खड़े नहीं हो सकते। अभी इस कोरोना पीरियड के अंदर में अमेरिका में क्या हुआ?
व्हाइट हाउस में एक कम से कम 1.5-2 घंटे का फंक्शन वहाँ के प्रेसिडेंट ने किया। उसमें जितने बड़ी बड़ी वहाँ की कंपनीज हैं उनके ड्राइवरों को बुलाया गया और व्हाइट हाउस में उनके साथ को सम्मानित किया गया। उन्हें एक गोल्डन की जैसा कुछ प्रेजेंट किया उन्होंने और पूरी मीडिया ने वहाँ कवर किया और उन्होंने इसको स्वीकारा कि अमेरिका अगर जिंदा है तो इन ड्राइवरों के भरोसे है। तो जब एक देश अपने हीरोज को स्वीकार करता है तो हमारे ये हाईवे हीरोज हैं, इनको अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारी इकोनॉमी, जैसा रमेश जी ने कहा है, जहाँ पर रुकी हुई है वहीं रुकी रह जाती है। आगे बढ़ाना है तो हमें डेफिनेटली इन लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। सवाल मेरा यही है, ऊपर अनरेस्ट होना शुरू हो गया, गाड़ियों को रोक कर वो लोग उनको लूट रहे हैं, सामान चोरी कर रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर ड्राइवर अब डर गए हैं कि हाईवे के ऊपर रात को पता नहीं कौन सी गाड़ी, 3-4 केस हमारे एलुआ के अंदर ऑलरेडी अभी पिछले हफ्ते भी हो गया और 10 दिन पहले भी हुआ। तो अब गवर्नमेंट को हम ये एक सुझाव के रूप में भी कह सकते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हाईवे के हर 5 किलोमीटर के दूर या 1 किलोमीटर के दूर पूरे नेशनल हाईवे के ऊपर सीआरपीएफ का या सीआईएसएफ का एक छोटा छोटा जवान हो, ताकि उनको उस मौके के ऊपर कुछ भी हो तो कम से कम वो अपना वहां पर रो सके कि देखो मेरे हाईवे के पास 3 आदमी आए, आगे मारुति कार लगा दी या कोई और उसको लूट लिया। वो बेचारा ऐसा है क्या करेगा, उसको पीटते भी है, पैसा भी चोरी करते हैं। तो इससे वो यदि उनका मनोबल ना टूटे और हाईवे पर वो चलने के लिए मना ना करे, क्योंकि अब ड्राइवरों ने मना करना शुरू कर दिया रात के अंदर कि भाई हम हाईवे पर नहीं चलेंगे, हमारी लूट होने लग गई। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, एज ए गाड़ी मालिक यदि लॉकडाउन के बाद यदि गाड़ी चलनी है क्योंकि 5 लाख गाड़ियों का अनुमान है, सर्वे कह रहा है कि वो ऑफ द रोड हो जाएगी, क्योंकि वो न तो किस्तें दे सकते, न इंश्योरेंस दे सकते, न परमिट जो इकट्ठा हो गया हमारा वो दे सकते, न रोड टैक्स दे सकते। तो ये कोई टैक्स नहीं दे सकते। वो जब टैक्स नहीं देंगे तो 5 लाख गाड़ियां जब रुकेगी तो बैंक भी एनपीए होंगे, गाड़ियां वाले भी अपाहिज होंगे। एक गाड़ी के ऊपर 16 आदमी काम करते हैं, तो आप लोगों 5 × 16 80 लाख लोग बेरोजगार होंगे। उसके लिए सरकार को एक ही चीज करना है कि हमारा रोड टैक्स, नेशनल परमिट और 3 महीने का जो परमिट और इंश्योरेंस, इसको डेफर तो गवर्नमेंट ने कर दिया, डेफर नहीं, इसको एग्जेम्प्टेड ही करना पड़ेगा यदि 80 लाख लोगों को बेरोजगार से बचाना हो, बैंकों को एनपीए से बचाना हो, एनबीएफसी को एनपीए से बचाना हो। ये एक सुझाव है सरकार की। सरकार सबकी माई बाप है, सबको बचाने के लिए करती है। इस धंधे को बचाना है, ड्राइवरों को बचाना है, गाड़ी मालिक को बचाना है, बैंकर को बचाना है और एनबीएफसी को बचाना है, तो ये एग्जेम्प्टेड करना पड़ेगा। ये सरकार से हमारा एक सुझाव है। सुझाव के साथ साथ एक हमारी गुजारिश भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने ये सुझाव दिया, गुजारिश भी आपने अच्छे से किया है। सर, वैसा देखा जाए तो मैं अभी प्रोग्राम आखिर में एंड करना चाहता था, लेकिन आपको देखते हुए आप फौज से भी जुड़े हुए हो, मेरा सवाल ये है कि सर, जिस प्रकार से रात के अंधेरे में जो टोल टैक्स के ऊपर में जो डकैत जो बैठे रहते हैं, या सुबह के में जो व्हाइट कॉलर है या पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कामकाज नहीं कर रहे हैं, यानी ड्राइवर को प्रताड़ित करते हैं, उनसे लूटते हैं, दिन दहाड़े लूट रहे हैं, डकैत भी कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए आप स्थानीय पुलिस प्रशासन की जरूरत न लेते हुए उन जगहों पे फौज के लोगों की सहायता ली जाए? इस प्रकार का कोई ऐसी बात आपके मन में चल रही है क्या, और इस प्रकार का काम पर होना चाहिए क्या उनकी जगहों में, यदि मिलिट्री को अगर ये थोड़ा सा जिम्मा दिया जाए, अगर उनमें कुछ चांसेस है तो? नहीं संजय जी, मिलिट्री का काम क्योंकि रोड के ऊपर ये प्रशासन देखना शुरू हो जाएगा तो मिलिट्री की कदर खत्म हो जाएगी। तो मैं कभी नहीं चाहता कि मिलिट्री प्रशासन के काम में आए, मगर आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहले लोकल पुलिस होती थी और जहाज हाईजैक होते थे। जब से सीआईएसएफ ने ले लिया, आपने कभी सुना कोई जहाज हाईजैक हुआ है? क्योंकि पुलिस वो भी है, पुलिस वो भी है, पर फर्क क्या है कि वो ऑनेस्ट है, वो बेईमान थी, फर्क इतना ही है। सिमिलरली रेलवे के ऊपर आपने देखा होगा पहले कभी लोकल पुलिस होती थी, आजकल क्या है, आरपीएफ है। पुलिस वो भी है, पुलिस ये भी है, मगर उनमें फर्क क्या है कि मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता वो कौन है वो कौन है। सिमिलरली नेशनल हाईवे के ऊपर जो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर लोकल पुलिस को कहते कि आप 40 फीट दूर रहेंगे, हाईवे पे नहीं आ सकते, अपनी कार को चलाने के लिए तो आ जाओ, पर लूटने के लिए नहीं आओगे, चेक करने के लिए नहीं आओगे, ऑडिट करने के लिए नहीं आओगे। वहां पर आरपीएफ हो ना, आप सीआईएसएफ हो
या सीआरपीएफ हो, हर किलोमीटर पे वो पुलिस हो, वही चेकिंग करेगी, या कोई हाईवे पुलिस बना दे वही चेकिंग करेगी। इन पुलिस को दूर हटा दे। देख लेना कि हाईवे भी बढ़िया होंगे, एक्सीडेंट भी खत्म होंगे। क्योंकि आज एक्सीडेंट क्या होता है, पुलिस वाला पीछे कार उड़ाता है, ड्राइवर आगे दौड़ता है, उसका ध्यान क्या रहता है, रियर मिरर पे रहता है और आगे जाकर वो ठोक देता गाड़ी, तो एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। क्योंकि भय होता ना, तो एक आदमी भय मुक्त होकर न रहे। हिंदुस्तान में सबको मौलिक अधिकार है, वो भय युक्त ना रहे, भय मुक्त होकर रहे। तो भय मुक्त होने के लिए मौलिक अधिकार तो किसी का हनन ना हो। तो इस गुजारिश के साथ कि सरकार हमेशा कहती है कि आपका मौलिक अधिकार तो नहीं छीनेंगे, तो हमारे को भय मुक्त कर दे बस, और क्या हमारे को चाहिए। और ये तब हो पाएगा जब वहाँ की लोकल पुलिस 40 फीट दूर रहेगी नेशनल हाईवे के ऊपर, उस पर चढ़ने का अधिकार ना हो। ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है और वो लोकल स्टेट के मालिक है। स्टेट का काम देखिए, वो हमारे क्यों हाईवे को बेकार में अननेसेसरी का गंदा कर रहे हैं। तो ये इस तरह का यदि हो जाएगा तो हमारा शायद काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इन बातों को। बहुत ही अच्छी आपने सटीक बात कही है। अगर इस बात के ऊपर में कुछ अमल होता है तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग जो सफर कर रहे हैं, जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं जीने की एक राह दिखाई देगी। और ऐसे भ्रष्टाचारी करप्शन करने वाले, चाहे आरटीओ के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो या कोई पुलिस हो, उन्हें इससे दूर होना हो सकते हैं और फिर नए तरीके से अच्छा कामकाज होगा और ड्राइवर भी आगे आगे चलता रहेगा। मैं तमाम ड्राइवर भाई को सम्मान इन विषय के इस मंच से अग्रवाल साहब और आर्य साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि आसमान में लहराता है। मंगलवार को हुई मनपा के आम सभा में सभागृह के बाहर मुंडे समर्थक बड़ी संख्या में दिखाई दिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से सरचिटनीस हेमंत गडकरी और प्रवीण मंगलवार को हुई मनपा के आम सभा में आन बान शान है ड्राइवर भाई हमारा। तो दर्शकों, ये थे लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट इस व्यवसाय की स्थिति किस प्रकार की, इसके ऊपर में बात करने के लिए मुंबई और दिल्ली से हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे आए। उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और कई बातों से सरकार को अवगत भी कराया। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली से जुड़ चुके हमारे मेहमान रमेश अग्रवाल साहब हो या मुंबई से जुड़ चुके हमारे मेहमान महेंद्र आर्य साहब हो, इनकी बातों के ऊपर में कितना वे लोग गौर फरमाते हैं, क्या इन्होंने दिए हुए सुझावों को क्या वे लोग सही भी इसका अमल करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर सरकार का काम ढाक के 3-5 जैसा होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और भी कुछ जानकारी और टीवी चैनल के हमारे न्यूज देखने के लिए आप हमसे बने रहिए और आप देखते रहिए INVISION न्यूज। मैं फिर से एक बार दोनों मेहमानों का एक बार आभार मानता हूँ और बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ कि आपने समय निकालते हुए आज इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन हुए। अगली बार भी ट्रांसपोर्ट इस विषय को लेकर हम और भी हमारे जो मेहमान हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल INVISION न्यूज चैनल नागपुर। नमस्कार मेहमान। नमस्कार। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप।